योद्धाओं से अलग थे। भले ही वह जीत सके, उन्हें मारना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इस स्तर के विशेषज्ञों के पास निस्संदेह कुछ अत्यंत शक्तिशाली तुरुप के पत्ते होंगे, जैसे लव, जो प्रलय नक्षत्र मणि का उपयोग करता था, एक हथियार जिसका वह वर्तमान में सामना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह अपना भेष बनाए रखना चाहती थी और अपनी असली ताकत दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। पंचम और षष्ठम विपत्ति लोक क्षेत्रों में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरों को उसकी ताकत पता है या नहीं, क्योंकि उसने उन सभी योद्धाओं को मार डाला था जिन्होंने उसकी असली ताकत देखी थी। चूंकि उसकी असली ताकत देखने वाले सभी लोग मर चुके थे, इसलिए कोई भी उसका राज उजागर नहीं करेगा। लेकिन सप्तम विपत्ति लोक क्षेत्र में वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे भरोसा नहीं था कि वह इस क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मार सकती है। षष्ठम विपत्ति लोक क्षेत्र। अचानक एक भयानक गर्जना के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। कुछ साधना के बाद इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आखिरकार चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। तृतीय विपत्ति लोक के भीतर साधना करने में इतना समय बिताने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पर्याप्त से अधिक शक्ति संचित कर ली थी। चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना वास्तव में समय की बात थी। उसने पहले प्रवेश न करने का कारण केवल अपनी मार्शल आर्ट नींव को और मजबूत करना था। चूंकि उसके स्वर्ण नाग अवतार ने चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचने पर अपने लोक की सीमाओं को तोड़ दिया था और एक अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की थी, विराट जानता था कि यद्यपि उसकी नींव को निखारने के उसके पिछले प्रयास अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी आगे की खोज की गुंजाइश थी। इसलिए विराट चाहता था कि उसका निर्मल अवतार तृतीय विपत्ति लोक के भीतर उसे निखारने में अधिक समय बिताए, अपने लोक की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करे और चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय एक नई ऊंचाई तक पहुंचे। दुर्भाग्य से योजनाएं हमेशा वैसी नहीं होती जैसी उम्मीद की जाती है। लावण्या ने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। उसके निर्मल अवतार की वर्तमान ताकत लावण्या का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विराट के पास अपने निर्मल अवतार को समय से पहले प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी ने तेजी से उसकी प्रगति को महसूस किया। आकाश में घने विपत्ति के बादल तेजी से जमा हो गए। आकाशीय बिजली की एक के बाद एक बोल्ट आसमान से उतरी और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर प्रहार किया। इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट की विपत्ति में कुल 36 आकाशीय बिजलियों का सामना करना पड़ा, जो चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमा तक पहुंच गया। छंटते हुए विपत्ति के बादलों को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट की आंखों में खेद का भाव दिखाई दिया। उसके निर्मल अवतार का संचय अंततः अपर्याप्त था। हालांकि इस सफलता ने अभी भी चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमा तक पहुंचा दिया था। 36 आकाशीय बिजलियों को सहते हुए यह उसके स्वर्ण नाग अवतार के विपरीत सीधे 37 आकाशीय बिजलियों पर काबू पाकर चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमा को पार नहीं कर पाया। हालांकि यह केवल एक आकाशीय बिजली का अंतर था। विराट स्पष्ट रूप से समझता था कि इससे कितना बड़ा अंतर आया है। चूंकि स्वर्ण नाग अवतार ने अपने लोक की सीमाओं को तोड़ दिया था, इसलिए चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय इसने 37 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। इससे स्वर्ण नाग अवतार को अद्वितीय और भयानक युद्ध शक्ति मिली। यहां तक कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली शार्दूल भी उसी स्तर पर युद्ध शक्ति के मामले में स्वर्ण नाग अवतार की तुलना नहीं कर सकता था। जब स्वर्ण नाग अवतार ने पहली बार चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तब उसके पास अष्टम विपत्ति लोक के एक विशेषज्ञ को मारने की युद्ध शक्ति पहले से ही मौजूद थी। इस तरह की ताकत ऐसी थी कि यह निर्मल अवतार इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। श्वेत वस्त्रधारी विराट आकाशीय विपत्ति से अभी अभी गुजरा था। इससे पहले कि उसकी आभा पूरी तरह से शांत होती, उस पर एक शक्ति आ गिरी जिसने उसे षष्ठम विपत्ति लोक क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खुद को एक नए क्षेत्र में पाया। उसे ज्यादा दूर एक परिचित आकृति नहीं थी, नक्श। नक्श को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट समझ गया कि उसे उस क्षेत्र में भेज दिया गया है जहां सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा थे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट खुद पर हंसने से नहीं रोक सका। वह सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में उसके बारे में बहुत ऊंचा सोचता था। वह एक योद्धा जिसने अभी अभी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, वास्तव में इस क्षेत्र में भेजा गया था जहां सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा थे। यदि उसका सामना नक्श के बजाय तुरंत लव से हो जाता, तो क्या वह वहीं ढेर नहीं हो जाता? हालांकि वह पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुका था, श्वेत वस्त्रधारी विराट इतना अभिमानी नहीं था कि वह सोच सके कि वह लव के स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा लव के पास प्रलय नक्षत्र मणि जैसा शक्तिशाली हथियार था। उसके निर्मल अवतार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि उसका सामना लव से होता, तो शायद उसे जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। विराट! जब श्वेत वस्त्रधारी विराट अचानक दिखाई दिया तो नक्श चौंक गया। यह क्षेत्र वह था जहां सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा रहते थे। यह बच्चा यहां क्यों था? नक्श स्पष्ट रूप से विराट के प्रकट होने से आश्चर्यचकित था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। तू छोटा कमीना, दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर मिल गए। नक्श ने विराट को देखते हुए गुस्से से मुड़ा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा। इससे पहले विराट श्रवण वर्षा विद्यापीठ के विनीत, श्रुति और अन्य विशेषज्ञों के साथ था, इसलिए उसने आसानी से लड़ाई छेड़ने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब यह बच्चा अंततः फिर से अकेला पकड़ा गया था। नक्श उस समय को नहीं भूला था जब विराट ने उस पर घात लगाकर हमला किया था और एक हत्यारे व्यूह से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में उसे सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर काफी अवसर मिले थे। न केवल उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। अब फिर से अकेले श्वेत वस्त्रधारी विराट का सामना करने के बाद वह बदला लेने के इस अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? नक्श ने अपना हाथ फैलाया और उसकी विशाल लाल हथेली श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर जोर से टकराई। नक्श के हमले का सामना करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को डर नहीं था। अगर वह लव जैसा शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ होता तो वह कुछ हद तक सावधान रहता, लेकिन नक्श उसने सचमुच उसे गंभीरता से नहीं लिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी हथेली खोली और अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र की लंबी तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने नक्श की लाल हथेली का डटकर सामना करने के लिए लोकाकाश महाविकास तलवार कला का उपयोग किया। बूम! दो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकतें टकराईं, जिससे एक गगनभेदी गर्जना हुई। इस शक्ति के झटके में श्वेत वस्त्रधारी विराट को तुरंत दर्जनों मील पीछे धकेल दिया गया। इसके विपरीत नक्श को भी इस बल द्वारा कई मील पीछे फेंक दिया गया। इस प्रारंभिक भिड़ंत से यह स्पष्ट हो गया कि नक्श को थोड़ा लाभ था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आखिरकार अभी अभी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था और उसका लोक अभी स्थिर भी नहीं हुआ था। उसका सामना पहले ही नक्श जैसे सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से हो चुका था, इसलिए शक्ति की सीधी तुलना में वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा नुकसान में था। हे नक्श, तुम काफी अच्छे हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नक्श की ओर देखा।
उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। नक्श के स्तर का एक प्रतिद्वंद्वी उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जिसने उसे उस शक्ति में वृद्धि से परिचित होने का मौका दिया जो चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के साथ आई थी। यद्यपि श्वेत वस्त्रधारी विराट चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली की तपन से गुजरा था, जिससे उसका लोक जल्दी स्थिर हो गया था। हालांकि आकाशीय बिजली की तपन के तहत उसके लोक की नींव तेजी से स्थिर हो सकती थी, लेकिन यह उसे शक्ति में इस उछाल से जल्दी से परिचित होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। एक प्रमुख लोक को पार करने से श्वेत वस्त्रधारी विराट की शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। विराट के लिए शक्ति में इस तरह की नाटकीय वृद्धि को जल्दी से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। शक्ति के इस उछाल से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के माध्यम से था। विराट के शब्दों को सुनकर नक्श हैरान भी हुआ और क्रोधित भी। वह सप्तम विपत्ति लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ एकमात्र चतुर्थ विपत्ति लोक की चींटी द्वारा इतना अपमानित किया जा रहा था, एक असहनीय अपमान। क्रोधित होकर नक्श ने फिर से अपनी हथेली से विराट पर प्रहार किया। यह देखकर विराट ने हमले का सामना करने के लिए तुरंत लोकाकाश महाविकास तलवार कला का प्रयोग किया। जंगल में दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, नक्श और अधिक चिंतित होता गया। उसने पाया कि विराट की ताकत स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ रही थी। प्रारंभ में विराट के खिलाफ उसका दबदबा था, लेकिन लड़ाई जितनी लंबी चली उसका फायदा उतना ही कम होता गया। 5 घंटे की भयंकर लड़ाई के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट पर नक्श का लाभ पूरी तरह से समाप्त हो गया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अब अद्वितीय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, यहां तक कि धीरे धीरे नक्श पर कुछ हद तक प्रभुत्व भी हासिल कर लिया। यह देखकर नक्श पूरी तरह से सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा, जो चतुर्थ विपत्ति लोक में केवल एक चींटी था, इतनी भयानक युद्ध शक्ति अद्वितीय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, यहां तक कि धीरे धीरे नक्श पर कुछ हद तक प्रभुत्व भी हासिल कर लिया। यह देखकर नक्श पूरी तरह से सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा, जो चतुर्थ विपत्ति लोक में केवल एक चींटी था, इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे रख सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय वह भी अपने लोक की सीमा तक पहुंच गया हो? लेकिन अगर वह अपने लोक की सीमा तक भी पहुंच गया तो उसकी युद्ध शक्ति इतनी दुर्जेय नहीं होनी चाहिए। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उस क्षेत्र में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था जहां षष्ठम विपत्ति लोक के योद्धा थे, इसलिए सप्तम विपत्ति लोक के क्षेत्र के योद्धा श्वेत वस्त्रधारी विराट की सफलता के बारे में नहीं जान सकते थे। ये क्षेत्र, जो जाहिरा तौर पर एक ही पहाड़ी जंगल के विभिन्न हिस्से थे, वास्तव में पूरी तरह से अलग छोटी दुनियाएं थीं। एक क्षेत्र के योद्धा यह नहीं जान सकते थे कि दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है। अगले 2 घंटे की भयंकर लड़ाई के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी काफी बढ़ी हुई ताकत पर अनिवार्य रूप से महारत हासिल कर ली थी। इस बिंदु पर उसका अब नक्श के साथ उलझने का कोई इरादा नहीं था। एक विचार के साथ अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई खजाने तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट के दिव्य चेतना नियंत्रण के तहत इन लंबी तलवारों और जादुई खजानों ने एक अत्यंत दुर्जेय तलवार व्यूह का निर्माण किया, जिसने नक्श को घेर लिया। चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट की आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी और दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर पर उसका नियंत्रण कहीं अधिक निपुण हो गया था। हालांकि दुर्भाग्य से दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर के लिए कई लंबी तलवारें और जादुई खजाने नक्श द्वारा उनकी पहली मुलाकात के दौरान नष्ट कर दिए गए थे। यद्यपि बाद में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सप्त खड्ग अमर भवन के पत्थरों के जंगल में बड़ी संख्या में लंबी तलवारें और जादुई खजाने प्राप्त किए, फिर भी वह दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर पूरा नहीं कर सका। दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर, जो वह वर्तमान में प्रदर्शित कर रहा था, वह अभी भी अधूरा था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट के शक्तिशाली दिव्य आत्मा नियंत्रण के तहत दिव्य पंख तलवार व्यूह का यह अधूरा चौथा स्तर भी नक्श के लिए काफी हस्तक्षेप पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट की लोकाकाश महाविकास तलवार कला के हमलों के खिलाफ पहले से ही नुकसान में था और अब दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर के हमले का सामना करते हुए वह और भी अधिक खींचा हुआ महसूस कर रहा था। जल्द ही श्वेत वस्त्रधारी विराट की लोकाकाश महाविकास तलवार कला और दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर के हमलों के तहत नक्श की हार के संकेत दिखने लगे। इस क्षण नक्श की आगे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक जोरदार प्रहार किया, श्वेत वस्त्रधारी विराट को पीछे धकेला और फिर तेजी से दूर भाग खड़ीदा हुआ। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अगर उसके पास यह दिव्य ऊर्जावान भुना हुआ मांस भारी मात्रा में हो तो क्या उसकी साधना का स्तर कुछ ही समय में तेजी से नहीं बढ़ जाएगा? इसके अलावा इस भुने हुए मांस के चमत्कारी प्रभावों से शायद उसके गुरु की चोटें भी ठीक हो सकती थीं। यह सोचकर विनीत हैरान भी था और बहुत उत्साहित भी। भाई विराट, क्या आप मुझे अपना कुछ भुना हुआ मांस बेच सकते हैं? विनीत ने उम्मीद भरी नजरों से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि वह पहले ही इतने सारे लोगों को बहुत सारा भुना हुआ मांस बेच चुका था, इसलिए विनीत को कुछ और बेचने में कोई हर्ज नहीं था। कम से कम अभी के लिए विनीत के बारे में उसकी राय काफी अच्छी थी। धन्यवाद भाई विराट। विनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को गहराई से प्रणाम किया। भाई विनीत, आप बहुत विनम्र हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी तुरंत झुककर अभिवादन किया। फिर विनीत ने एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के बदले विराट से ही श्वेत वस्त्रधारी विराट की लोकाकाश महाविकास तलवार कला और दिव्य पंख तलवार व्यूह के चतुर्थ स्तर के संयुक्त हमलों के सामने नक्श हार मानने लगा। इस क्षण नक्श की आगे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक जोरदार हथेली का प्रहार किया, जिससे श्वेत वस्त्रधारी विराट पीछे हटने पर मजबूर हो गया और फिर वह तेजी से दूर भागने लगा। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ठंडी सांस ली। उसका नक्श को इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। विराट उन लोगों पर कभी दया नहीं करता था जो उसे मारने पर तुले हों। उसने एक बड़ा धनुष खींचा, जो एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र था। उसने एक बाण चढ़ाया और पवन देव बाण विद्या के तृतीय खंड का उपयोग करते हुए उसे नक्श की ओर छोड़ दिया। चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसका निर्मल अवतार किसी तरह पवन देव बाण विद्या के तृतीय खंड का सामान्य स्तर पर उपयोग कर सकता था। जैसे ही बाण छूटा, प्रकाश की एक अकल्पनीय तेज किरण भागते हुए नक्श की ओर झपटी। धमाका! प्रकाश की किरण नक्श से टकराई, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। इतने भयानक बाण की चपेट में आकर नक्श का पूरा शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। हवा में ही वह खून की एक बड़ी उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया।
सिर्फ एक बाण ने नक्श को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इतना ही नहीं, इस बार उसे जो चोटें आई थीं वे पिछली बार श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा इस्तेमाल किए गए हत्यारे व्यूह से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। इस समय नक्श पूरी तरह से खौफ में था। उसने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और घबराहट में तेजी से दूर भाग गया। अगर उसने नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाला रक्षा वस्त्र नहीं पहना होता तो वह इतने भयानक बाण से जीवित नहीं बच पाता। नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र के बावजूद जिसने अधिकांश शक्ति को सोख लिया था, वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। यह लड़का सच में खौफनाक है। क्या यह सच में वह युद्ध शक्ति है जो चतुर्थ विपत्ति लोक का एक मामूली सा छींटा दिखा सकता है? यह तो एक अकल्पनीय और खौफनाक प्रतिभाशाली योद्धा है। इस लड़ाई के बाद नक्श पूरी तरह से श्वेत वस्त्रधारी विराट के खौफ में आ गया था। नक्श की भागती हुई परछाई को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक उठी। कितने अफसोस की बात है, इस कमीने ने नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाला रक्षा वस्त्र पहन रखा था, वरना यह एक बाण उसकी जान लेने के लिए काफी था। नक्श को भागते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसका पीछा नहीं किया। पवन देव बाण विद्या के तृतीय खंड से उसने जो बाण चलाया था, उसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से सोख लिया था। अगर वह नक्श का पीछा करना भी चाहता तो उसमें अब ताकत नहीं बची थी। विराट ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज किया और जल्दी से पुनः शक्ति गोली निकालकर निगल ली। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस पाने के लिए तेजी से अपनी साधना विद्या का अभ्यास करने लगा। कंटक महाद्वीप। विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार ने कपाल कबीले के क्षेत्र में लगभग 2 वर्षों तक कपाल कबीले की सेना के खिलाफ क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व किया। इन 2 वर्षों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्षत कबीले ने कुल 4.5 करोड़ सैनिक खो दिए थे और अब उनके पास 50 लाख से भी कम सैनिक बचे थे। कपाल कबीले ने भी 5 करोड़ से अधिक सैनिक खो दिए थे और उनके पास 1 करोड़ से भी कम सैनिक बचे थे। इस भीषण युद्ध ने कंटक महाद्वीप की पूरी नींव को लगभग खत्म कर दिया था। इस युद्ध में सिर्फ क्षत और कपाल कबीले ही नहीं बल्कि कंटक महाद्वीप के सभी कबीले शामिल हो गए थे। सालों से चल रहे लगातार युद्धों के कारण कंटक महाद्वीप पहले ही कमजोर हो चुका था और इस खौफनाक युद्ध ने इसकी बची खुची ताकत भी चूस ली थी। अब पूरे कंटक महाद्वीप पर दिव्य विकास लोक की सेना शायद 2 करोड़ से भी कम बची थी। जटासुर, ऐ कमीने कुत्ते, क्या तुम यही चाहते थे? क्षितिज ने अपने सामने खड़े विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार को घूरते हुए असीम क्रोध के साथ कहा। युद्ध के इस अंतिम चरण में पहुंचने के बाद क्षितिज अब शांत नहीं रह सकता था। हालांकि उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं, फिर भी वह अपना कवच पहनकर खुद युद्ध के मैदान में उतरने से खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि अगर यह महायुद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कपाल कबीले की नींव और यहां तक कि कंटक महाद्वीप का आखिरी वजूद भी पूरी तरह से मिट जाएगा। उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि जटासुर की युद्ध नीति इतनी शानदार होगी। कम सेना और कपाल कबीले की भौगोलिक स्थिति उनके पक्ष में होने के बावजूद उसने क्षत कबीले की सेना को यहां तक पहुंचा दिया था। इस दुष्ट इंसान की रणनीति का स्तर अकल्पनीय था। क्षितिज, बकवास बंद करो, चलो देखते हैं कि युद्ध के मैदान में तुम क्या कर सकते हो। क्षितिज की बातें सुनकर विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार ने शांति से कहा। युद्ध अब इस मुकाम पर पहुंच चुका था और उसका लक्ष्य भी लगभग पूरा हो चुका था। कंटक महाद्वीप की नींव इतने सालों के युद्ध के बाद लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अगर अब तलवार संप्रदाय अपनी सेना भेजकर कंटक महाद्वीप पर हमला करे तो वे आसानी से पूरे कंटक महाद्वीप को मिटा सकते हैं। कंटक महाद्वीप एक बहुत ही विशाल महाद्वीप था। विराट ने अब तक जितने भी महाद्वीप देखे थे उनमें से कंटक महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बाद दूसरे स्थान पर था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, श्वेत हिम महाद्वीप और अग्नितत्व महाद्वीप की तुलना में कंटक महाद्वीप कई गुना बड़ा था। अगर तलवार संप्रदाय कंटक महाद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कंटक महाद्वीप अंधकार दानव वंश के क्षेत्र के भीतर स्थित था। कंटक महाद्वीप को अपने अधीन करना अंधकार दानव वंश के दिल में एक कील ठोकने जैसा होगा। एकमात्र कमी यह थी कि कंटक महाद्वीप भी अंधकार दानव वंश के क्षेत्र की अग्रिम सीमा पर स्थित था, जो मानव लोक से ज्यादा दूर नहीं था। अगर कंटक महाद्वीप अंधकार दानव वंश के क्षेत्र के पीछे होता तो इस कील का असर कहीं ज्यादा होता। विराट पहले ही ब्रह्मांड में कंटक महाद्वीप के स्थान का पता लगा चुका था। कंटक महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी लगभग उतनी ही थी जितनी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी थी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी लगभग 1 करोड़ नक्षत्र दूरी है। कंटक महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी भी लगभग 1 करोड़ नक्षत्र दूरी ही है। हालांकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप के उत्तर में है जबकि कंटक महाद्वीप दक्षिण में है। कमीने, मरने के लिए तैयार हो जा। विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर क्षितिज आग बबूला हो गया। उसने दहाड़ते हुए कपाल कबीले की सेना का नेतृत्व किया और विराट के पुतला अवतार की ओर हमला बोल दिया। यह देखकर विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार ने भी क्षत कबीले की आखिरी बची हुई सेना के साथ कपाल कबीले की सेना का सामना किया। कपाल कबीले के क्षेत्र के सामने दोनों पक्षों के बीच यह आखिरी घमासान युद्ध छिड़ गया। यह महायुद्ध 10 दिन और 10 रातें तक चला। इस खौफनाक लड़ाई से पूरा मैदान लाशों से पट गया था। अंततः क्षत कबीले ने अपने 40 लाख से अधिक सैनिक खो दिए। कपाल कबीले को भी भारी नुकसान हुआ। उनके पास केवल 50 लाख से भी कम सैनिक बचे थे। इस युद्ध में सेना की कमी के कारण क्षत कबीले की अंततः हार हुई। अपनी सेना को तबाह होते देख विराट का अष्टम विपत्ति लोक का पुतला अवतार अकेला ही वहां से भाग निकला। जटासुर, तू कुत्ते की मौत मरेगा, सोचता है कहां भाग कर जाएगा। यह नजारा देखकर क्षितिज क्रोध से पागल हो गया। वह अपनी कपाल कबीले की सेना को वहीं छोड़कर अकेला ही विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार के पीछे भाग पड़ा। इस युद्ध ने कपाल कबीले के संसाधनों को लगभग पूरी तरह से सुखा दिया था। क्षितिज के दिल में जटासुर के लिए नफरत की आग भड़क रही थी और वह उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकता था। वे दोनों एक के बाद एक दूर तक भागते चले गए। आधे दिन तक पीछा करने के बाद जब वे कपाल कबीले की सेना से बहुत दूर आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वह जटासुर को पकड़ ही लेगा, तभी आसमान से एक विशाल काय पंजा तेजी से नीचे आया और सीधा क्षितिज पर आ गिरा। धमाका! अचानक हुए इस हमले से बेखबर क्षितिज उस पंजे की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ा। उस विशाल पंजे ने उसे नीचे गिराने के बाद तुरंत ही उसकी साधना को सील कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। यह देखकर क्षितिज पूरी तरह से सन्न रह गया। यह सब क्या हो रहा था? यह कौन था जिसने उस पर हमला किया? इतनी असीम ताकत! कंटक महाद्वीप पर ऐसा खौफनाक और शक्तिशाली इंसान कब आ गया? अभी क्षितिज खौफ के मारे कांप ही रहा था कि एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मालिक, मैंने इस कमीने को पकड़ लिया है। इस आवाज के साथ ही क्षितिज ने देखा कि उसके सामने एक प्यारा सा सफेद बाघ खड़ा है। जिस पंजे ने क्षितिज को हराया और कैद किया था वह कोई और नहीं बल्कि शार्दुल था।
शार्दुल की वर्तमान ताकत के सामने अपने सबसे चरम रूप में भी क्षितिज उसका मुकाबला नहीं कर पाता, तो अब तो वह वैसे भी गंभीर चोटों से उबर रहा था और उसकी ताकत पहले की तुलना में एक तिहाई भी नहीं बची थी। शार्दुल के हमले के सामने क्षितिज संघर्ष करने से पहले ही पकड़ा गया। शार्दुल, बहुत बढ़िया। तभी नीले वस्त्र पहने एक युवक अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने क्षितिज की ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए? क्षितिज ने उस नीले वस्त्र वाले युवक को देखते हुए हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। क्या तुम्हारे कपाल कबीले ने कभी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए सेना भेजने की कोशिश नहीं की थी? मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप से हूं। विराट ने उसकी ओर देखा और शांति से मुस्कुराते हुए कहा, तुम विराट हो? क्षितिज को अचानक याद आया कि जटासुर ने उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में बताया था और उसने विराट को घूरते हुए पूछा, हाँ, मैं ही विराट हूं। विराट ने इससे इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। अब जब क्षितिज उसके कब्जे में था तो कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्षितिज के पकड़े जाने के साथ ही कंटक महाद्वीप के लिए उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। उसके अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार का हारना और फिर भागना भी उसकी योजना का हिस्सा था, ताकि क्षितिज को बाहर लाया जा सके और उसे पकड़ा जा सके। हालांकि तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत से कमजोर पड़े कंटक महाद्वीप को आसानी से कब्जे में लिया जा सकता था, फिर भी विराट नहीं चाहता था कि तलवार संप्रदाय सीधे तौर पर इस पर कब्जा करे। तलवार संप्रदाय को खुलेआम नियंत्रण लेने देने से वे अनिवार्य रूप से अंधकार दानव वंश की नजरों में आ जाते, जिससे वे एक निशाना बन सकते थे। हालांकि तलवार संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ गई थी और अपने पिछले गौरव को भी पार कर चुकी थी, लेकिन अंधकार दानव वंश की तुलना में यह अभी भी कुछ नहीं थी। कंटक महाद्वीप अंधकार दानव वंश के भीतर एक बहुत ही छोटी सी शक्ति थी। कंटक महाद्वीप को जीतने का यह मतलब नहीं था कि तलवार संप्रदाय के पास अंधकार दानव वंश से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत आ गई थी। यह समझना बहुत जरूरी है कि अमरलोक के नवम स्तर की छोटी की योद्धा स्वरा को भी अंधकार दानव वंश ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर उनका तलवार संप्रदाय सच में अंधकार दानव वंश के निशाने पर आ गया तो उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए यह एक अकल्पनीय तबाही होगी। इसलिए विराट अभी भी नहीं चाहता था कि तलवार संप्रदाय खुलकर सामने आए। कंटक महाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए क्षितिज की पहचान का उपयोग करना इस समय सबसे सही तरीका था। शार्दुल, इसे वापस ले चलो, विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जी मालिक। शार्दुल तुरंत मान गया। फिर उसने क्षितिज को उठाया और विराट के पीछे पीछे चल दिया। विराट का अष्टम विपत्ति लोक का पुतला अवतार जटासुर भी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चल दिया। जटासुर, तू नीच, हिरण्य सही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू सच में इंसानों से मिल जाएगा और अंधकार दानव वंश को धोखा देगा, क्षितिज ने पास आते जटासुर को घूरते हुए क्रोधित स्वर में कहा। विराट ने क्षितिज की गालियों को अनसुना कर दिया। वह और शार्दुल क्षितिज के साथ स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। शक्ति सिंधु महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीप के दानवनाशक नगर में वापस आकर विराट ने क्षितिज से ज्यादा पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे उसकी आत्मा की खोज की। एक नवम विपत्ति लोक के योद्धा के रूप में क्षितिज का जीवन काल और अनुभव जटासुर और हिरण्य की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और लंबा था। इसका मतलब था कि विराट को क्षितिज की यादों को पचाने में अधिक समय लगा। हालांकि इस शुद्धिकरण के बाद विराट की आत्मा और भी अधिक शुद्ध हो गई। उसकी इच्छा शक्ति भी अधिक लचीली हो गई। क्षितिज की यादें प्राप्त करने के बाद विराट को अंधकार दानव वंश के रहस्यों की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसमें से अधिकांश जानकारी जटासुर और हिरण्य की पहुंच से बहुत दूर थी। जटासुर और हिरण्य तो अंधकार दानव मंदिर से संपर्क करने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन क्षितिज पहले ही उससे संपर्क कर चुका था। क्षितिज की यादों से विराट को पता चला कि अंधकार दानव वंश की ताकत वास्तव में कितनी खौफनाक थी। इसके अलावा क्षितिज की यादों से विराट को एक और बात का पता चला। स्वरा पर हुआ हमला। शीर्ष अंधकार दानवों के एक समूह के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद स्वरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और सीमा पार करने के इरादे से पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की ओर भाग गई थी। लेकिन जब वह पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र और अंधकार दानव क्षेत्र की सीमा पर पहुंची तो एक बड़ी अंधकार दानव सेना ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। इन अंधकार दानव सैनिकों में क्षितिज का कपाल कबीला भी शामिल था। उस युद्ध के दौरान क्षितिज खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था जब वह स्वरा की तलवार की ऊर्जा की चपेट में आ गया था। क्षितिज की यादों से विराट उस महायुद्ध की खौफनाक तस्वीर को साफ महसूस कर सकता था। अनगिनत अंधकार दानव सेनाएं लहरों की तरह काले वस्त्र पहने उस असीम सुंदर महिला की ओर बढ़ रही थीं। काले वस्त्र पहने वह अद्वितीय महिला लंबी तलवार लिए ब्रह्मांड के आकाश में डटकर खड़ी थी। उसकी तलवार के एक वार से असीम तेज तलवार की ऊर्जा ने ब्रह्मांड को चीर कर रख दिया। इस आर पार होती तलवार की ऊर्जा के नीचे अंधकार दानव सेनाओं की लहर पूरी तरह से बह गई और नष्ट हो गई। नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव योद्धा भी उस खौफनाक तलवार की ऊर्जा से सीधे टकराकर पल भर में राख हो गए। इस लड़ाई में काले वस्त्र पहने उस अद्वितीय महिला ने अनगिनत अंधकार दानव सैनिकों का सफाया कर दिया था। अंधकार दानवों की यह विशाल लहर भारी कीमत चुकाने के बावजूद अंततः उस काले वस्त्र वाली महिला को पकड़ने में विफल रही। अनगिनत अंधकार दानव सेनाओं को मारने के बाद वह काले वस्त्र वाली महिला घेरा तोड़कर उत्तरी ब्रह्मांड की ओर उड़ गई और अंततः अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में गायब हो गई। यही वह नजारा था जो क्षितिज ने देखा था। क्षितिज की यादों में इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर विराट की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे केवल इतना पता था कि स्वरा को अंधकार दानवों ने घायल कर दिया था, जिसके कारण उसकी ऐसी बुरी हालत हुई थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह कैसे घायल हुई थी। पर अब क्षितिज की यादों के जरिए उसे अंततः स्वरा की लड़ाई की एक झलक देखने को मिली। इस खौफनाक लड़ाई को देखने के बाद विराट को एहसास हुआ कि स्वरा वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। इस महिला की ताकत बस अकल्पनीय रूप से खौफनाक थी। अनगिनत अंधकार दानव सेनाएं उसकी तलवार के एक वार का भी सामना नहीं कर सकती थीं। स्वरा की लड़ाई की तुलना में उसने कंटक महाद्वीप पर जो हंगामा किया था वह बच्चों के खेल जैसा था। जिस अंधकार दानव सेना ने स्वरा को घेरा था वह पूरे कंटक महाद्वीप के सभी कबीलों की संयुक्त सेना से 10 गुना से भी अधिक बड़ी थी। इतना ही नहीं, उन अंधकार दानव सेनाओं की युद्ध शक्ति कंटक महाद्वीप की अंधकार दानव सेना से कहीं अधिक थी। फिर भी इतनी विशाल अंधकार दानव सेना होने के बावजूद वे अकेली स्वरा को नहीं रोक सके। इसके अलावा क्षितिज की यादों से विराट को पता चला कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्वरा गंभीर रूप से घायल लग रही थी। गंभीर चोट की ऐसी स्थिति में भी स्वरा की युद्ध शक्ति इतनी खौफनाक थी। अगर स्वरा अपने चरम पर होती तो उसकी ताकत कितनी खौफनाक होती, इसकी कल्पना करना भी असंभव था। यह नजारा देखकर विराट इतना स्तब्ध था कि काफी देर तक खुद को शांत नहीं कर पाया। उसकी वर्तमान ताकत स्वरा जैसे शीर्ष योद्धा के मुकाबले कुछ भी नहीं थी।
यह एक चींटी और एक ड्रैगन के बीच के अंतर जैसा था। वह अपनी पूरी कल्पना के साथ भी स्वरा की ताकत की असली गहराई को नहीं नाप सकता था। स्वरा जैसी शक्तिशाली योद्धा भी अंधकार दानव वंश की घेराबंदी में लगभग मर ही चुकी थी। यह अंधकार दानव वंश की असली ताकत को दर्शाता है। क्षितिज की यादों से स्वरा के अनुभवों के बारे में जानने के बाद स्वरा के लिए विराट का सम्मान और भी गहरा हो गया। स्वरा के बारे में उसकी पिछली समझ केवल अफवाहों और सुनी सुनाई बातों तक ही सीमित थी, जिसमें कोई सीधा ज्ञान नहीं था। लेकिन क्षितिज की यादों से उसे अंततः स्वरा की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। छवियों में वह अलौकिक, रहस्यमयी और मन मोह लेने वाली सुंदर तलवारबाज वास्तव में बहुत आकर्षक थी। क्षितिज की यादों की खोज कर आदेश दिया। क्षितिज को मारने के बाद विराट ने तुरंत क्षितिज की लाश को एक नवम विपत्ति लोक के पुतला अवतार में बदल दिया। जहां तक जटासुर की लाश से बने अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार की बात है, तो विराट ने उसे बस वहीं छोड़ दिया। लगातार कई लड़ाइयों के बाद जटासुर की लाश से बना अष्टम विपत्ति लोक का पुतला अवतार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और अब किसी काम का नहीं रहा था। क्षितिज के शरीर को अपने खुद के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार में बदलने के बाद विराट ने इस अवतार को जटासुर का शरीर लेकर कंटक महाद्वीप वापस भेज दिया। कपाल कबीले में वापस आकर विराट के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कपाल कबीले और अन्य छोटे कबीलों के सभी अंधकार दानवों के सामने अपनी जीत की घोषणा करते हुए और कपाल कबीले तथा इन छोटे कबीलों का बदला लेते हुए जटासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद विराट के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कपाल कबीले के बचे हुए लोगों का नेतृत्व करते हुए पूरे कंटक महाद्वीप को एक कर दिया और साथ ही क्षत और लोहित कबीलों को भी अपने अधीन कर लिया। जब जटासुर की मौत की खबर पूरे कंटक महाद्वीप में फैली तो क्षत कबीले ने विरोध करने की अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी। जब क्षितिज क्षत कबीले में पहुंचा तो बचे हुए लोगों ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा इतने वर्षों के युद्ध के बाद क्षत कबीले के संसाधन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, जिससे वे चाहकर भी विरोध करने में असमर्थ थे। विराट के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कंटक महाद्वीप के सभी कबीलों को मिला लिया और बची हुई सैन्य शक्ति का जायजा लिया। इस जायजे के बाद विराट ने पाया कि इतने वर्षों के निरंतर युद्ध के बाद कंटक महाद्वीप के सभी कबीलों की संयुक्त सेना मुश्किल से 1 करोड़ तक पहुंचती है। यह उस विनाशकारी तबाही को दर्शाता था जो इस उथल पुथल ने कंटक महाद्वीप को पहुंचाई थी। इसके बाद विराट के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कंटक महाद्वीप के सभी बचे हुए सैनिकों को एक साथ किया और उन्हें कपाल कबीले के आसपास के क्षेत्र में तैनात कर दिया। कंटक महाद्वीप का बाकी हिस्सा खाली कर दिया गया। विराट के नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतला अवतार के इन कामों से कई अंधकार दानव हैरान थे। लेकिन इस समय क्षितिज का पूरे कंटक महाद्वीप पर सर्वोच्च अधिकार था और किसी की भी उसके आदेशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि जो अंधकार दानव सहमत नहीं थे उन्होंने भी खुले तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप क्षितिज के आदेशों का पालन किया। इस कार्रवाई के बाद पूरा कंटक महाद्वीप प्रभावी रूप से तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में आ गया था। हालांकि विराट ने खुलेआम तलवार संप्रदाय को कंटक महाद्वीप पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह तलवार संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने जैसा ही था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप, दानवनाशक नगर। बादलों की गड़गड़ाहट जैसी एक जोरदार दहाड़ के साथ विराट के शरीर से एक अकल्पनीय और शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जमीन से खड़ा हो गया। इस क्षण उसने अंततः अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। विराट ने अपनी ताकत को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि नई सीमा में प्रवेश करने से पहले की तुलना में उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। कई कारणों से विराट की साधना की गति तेज नहीं थी, लेकिन इन्हीं कारणों से उसकी साधना की जड़ें बेहद मजबूत थीं, जो हर लोक की क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाती थीं। इससे हर नई मंजिल पार करने के साथ उसकी ताकत आसमान छूने लगती थी। विराट की परछाई चमकी और वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर पहुंच गया। उसने अपनी हथेली खोली, अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र की एक लंबी तलवार निकाली और लोकाकाश महाविकास तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्वाम स्वाम स्वाम। अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की ऊर्जा ने ब्रह्मांड के तारों से भरे आकाश को चीर दिया। प्रत्येक तलवार की ऊर्जा ने ब्रह्मांड के आकाश में 100 अरब मील लंबी एक दरार बना दी। विराट लगातार अपनी विद्या का अभ्यास करता रहा, एक के बाद एक चाल चलता गया, जब तक कि वह लोकाकाश महाविकास तलवार कला के चतुर्थ स्तर के दूसरे वार तक नहीं पहुंच गया और अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। यह देखकर विराट को खुशी की लहर महसूस हुई। इस नई सीमा को पार करने से उसकी ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग आई थी। अब केवल अपनी शारीरिक ताकत के बल पर वह पहले ही नक्श के बराबर था और यहां तक कि दुर्जय जैसे सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं के भी। अपने भौतिक शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने तुरंत अपने चारों ओर अनगिनत लंबी तलवारों के दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। उसकी दिव्य चेतना के नियंत्रण में इन लंबी तलवारों के दिव्य अस्त्रों ने तुरंत एक अत्यंत दुर्जेय तलवार व्यूह का निर्माण किया। भिन्न भिन्नाहट तलवार व्यूह से एक अकल्पनीय तेज तलवार का संकल्प उठा, जिसने दूर स्थित ब्रह्मांड के तारों से भरे आकाश को काट दिया। सरर उस खौफनाक तलवार के संकल्प ने सीधे ब्रह्मांड के तारों से भरे आकाश में 10 खरब मील लंबी एक स्थानिक दरार बना दी। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट की दिव्य आत्मा की शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई थी और उसके दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर की शक्ति और भी भयानक हो गई थी। विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये 10 हजार लंबी तलवारें विभिन्न रूपों में बदल गईं। विराट की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर को निष्पादित करना उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत आसान था। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले उसे दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर को निष्पादित करने में कुछ कठिनाई होती थी, लेकिन अब उसे कोई कठिनाई नहीं थी। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर को सैकड़ों बार निष्पादित करने में पूरी तरह से सक्षम था। इसने उसे दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर को एक सामान्य युद्ध तकनीक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। स्वां 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 तलवारों की बारिश ब्रह्मांड के आकाश में तैरती मछलियों की तरह डांट करने लगी। दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर की शक्ति का अनुभव करने के बाद विराट को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर को निष्पादित करता है तो वह शायद नक्श और दुर्जय जैसे सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं को एक ही वार से मार सकता है। यहां तक कि अगर उनके पास नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र भी हों तो भी वह उन्हें दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर का उपयोग करके फंसा सकता है और जिंदा पकड़ सकता है। यहां तक कि लव जैसे शीर्ष स्तरीय सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ भी यदि लव ने प्रलय नक्षत्रमणि जैसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग नहीं किया तो विराट को विश्वास था कि वह उसे हरा सकता है।
दिव्य पंख तलवार व्यूह के पंचम स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने इसमें विद्युत भक्षक मोती की शक्ति को भी शामिल किया, जिससे दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह की शक्ति का परीक्षण हुआ। इन परीक्षणों के बाद दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह की शक्ति ने विराट को और भी अधिक हैरान कर दिया। दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के पंचम स्तर की शक्ति के साथ यहां तक कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी इस भयानक हमले का सामना करना मुश्किल होगा। बेशक यह मानते हुए था कि प्रतिद्वंद्वी के पास नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षा वस्त्र नहीं है। अगर प्रतिद्वंद्वी के पास नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षा वस्त्र है तो दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह उन्हें तुरंत मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का परीक्षण करने के बाद विराट ने एक विचार के साथ अपने शरीर के भीतर दसियों हजार लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को संग्रहित कर लिया। ये लंबी तलवार वाले जादुई खजाने उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किए जा चुके थे, जिससे उसे उनके भंडारण पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया था। वह उन्हें अपने डेंटियन में संग्रहित कर सकता था या किसी भी समय उन्हें अपने शरीर के बाहर बुला सकता था। इन लंबी तलवार वाले जादुई खजानों को संग्रहित करने के बाद विराट ने आगे शून्य में एक रेखा खींची और उसकी उंगली से एक स्थानिक दरार खुल गई। विराट की परछाई चमकी और वह उस स्थानिक दरार में कदम रख दिया। अगले ही पल उसकी आकृति एक नक्षत्र की दूरी पर प्रकट हुई। यह देखकर विराट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सफलता पाने के बाद अंतरिक्ष को चीरते हुए वह जितनी दूरी तय करेगा वह इतनी विशाल होगी। विराट अंतरिक्ष को चीरता रहा और उसकी आकृति दूर दूर तक बार बार प्रकट होती रही। उसकी यात्रा करने की गति अकल्पनीय रूप से खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसकी वर्तमान गति पर एक अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ को भी उसे पकड़ना मुश्किल होगा। विराट ने महसूस किया कि अंतरिक्ष को चीर कर यात्रा करने की उसकी गति गगन पलायन नौका की पूरी ताकत से भी तेज थी। अब वह आसानी से बच सकता था जब तक कि वह किसी अमर लोक के विशेषज्ञ का सामना न करे। दूसरे शब्दों में अमर लोक से नीचे उसके पास पहले से ही पूर्ण जीवित रहने की क्षमता थी। विराट बहुत बढ़िया, सक सक सक, एकमात्र अर्धमहाविपत्ति लोक की साधना, फिर भी ऐसी आश्चर्यजनक यात्रा की गति, काबिले तारीफ, वास्तव में काबिले तारीफ। जब विराट अपनी अविश्वसनीय यात्रा की गति पर खुशी से झूम रहा था तभी उसके कानों में प्रशंसा की एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज सुनकर विराट चौंक गया और तुरंत रुक गया। तभी उसने काले कपड़ों में एक आकृति को कुछ ही दूरी पर अपने पीछे पीछे आते देखा। वह स्वरा थी, वही महिला। अरे विराट, तुम क्यों रुक गए? विराट को अचानक रुकते देख स्वरा भी रुक गई और हैरान होकर पूछी, अरे स्वरा जी, क्या आप इस तरह बार बार प्रकट और गायब होना बंद कर सकती हैं? विराट ने निराश होकर उस महिला की ओर देखते हुए कहा। उसे तो पता ही नहीं चला कि वह कब उसके पास आ गई, और यह महिला हमेशा ऐसा ही करती थी। उसने अनगिनत बार उसका विरोध किया था, लेकिन वह बस उसे नजरअंदाज कर देती थी और वही करती रहती थी। विराट, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुमने कोई शर्मनाक काम किया है जिसे पकड़े जाने का तुम्हें डर है? विराट की बातें सुनकर स्वरा ने लापरवाही से हाथ हिला दिया। आप ऐसा नहीं कह सकती वरिष्ठ। अगर मैं बिना कुछ कहे अचानक आपके बगल में आ जाऊं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? विराट ने निशब्द होकर कहा। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, स्वरा ने बेपरवाही से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि विराट बिना किसी की नजर में आए उसके पास आ सकता है। स्वरा की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया और उसे क्रोध की लहर महसूस हुई। वरिष्ठ स्वरा, आपने खुद ही ऐसा कहा है। विराट ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अगली बार अगर मैं बिना नमस्कार किए आपके पास आऊं तो कृपया नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह क्षुद्र नहीं हूं। स्वरा ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। उसे इस तरह देखकर विराट को और भी अधिक गुस्सा आया। उसने इस महिला को सबक सिखाने का अवसर खोजने का फैसला किया ताकि वह दोबारा ऐसा काम न कर सके। उसके निडर रवैये को देखकर विराट को पता चल गया कि यह महिला अपनी ताकत को लेकर आश्वस्त थी और सोचती थी कि वह उससे छिप नहीं सकता और चुपचाप उसके बगल में प्रकट नहीं हो सकता। वरिष्ठ स्वरा, आप कब से मेरा पीछा कर रही हैं? फिलहाल इस महिला से निपटने में असमर्थ विराट के पास इस मामले को अस्थायी रूप से टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने उससे पूछा, ज्यादा देर नहीं, जब तुम वह तलवार व्यूह का प्रदर्शन कर रहे थे तब मैं आ गई थी। स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह विराट के निवास में साधना कर रही थी तो उसे अचानक शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकाश के पार से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उस उतार चढ़ाव की तीव्रता को देखते हुए यह एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की पूरी शक्ति के बराबर था। उत्सुकतावश उसने उस दिशा में देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि विराट एक तलवार व्यूह का अभ्यास कर रहा था। जब उसने विराट को उस तलवार व्यूह को छोड़ते हुए और उसके द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति को देखा तो स्वरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसा भयानक तलवार व्यूह एकमात्र अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धा द्वारा किया जा सकता है। आकाश के पार का नजारा देखकर वह चुपचाप आगे बढ़ी और किनारे से विराट के अभ्यास को देखा। जब विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह का अभ्यास पूरा किया और यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष को चीरा तो वह इस दृश्य से और भी अधिक हैरान हुई और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जब उसने विराट की आश्चर्यजनक गति देखी तो वह अंततः आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। स्वरा की बातें सुनकर विराट निशब्द हो गया। पता चला कि उसने जो कुछ भी किया था वह सब इस महिला ने देख लिया था। विराट, तुम सच में अद्भुत हो। यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष को चीरने में वास्तव में सक्षम हो। तुमने यह कैसे किया? स्वरा ने विराट की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, मैंने यह कैसे किया? क्या आपने इसे पहले ही नहीं देख लिया वरिष्ठ? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। मेरा मतलब है तुम्हारी मात्र अर्ध महाविपत्ति लोक की साधना इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? स्वरा ने पूछा। एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक की साधना में इतनी भयानक शक्ति होना वास्तव में पहली बार था जब उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह जो देख रही है वह सच है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरी ताकत शायद वरिष्ठ स्वरा का ध्यान खींचने के लायक भी नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। वैसे वरिष्ठ स्वरा, आपको वास्तव में इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? विराट इस सवाल पर नहीं उलझना चाहता था, इसलिए उसने विषय बदल दिया और स्वरा से पूछा। क्षितिज की यादों से उसने स्वरा को अनगिनत अंधकार दानव सेनाओं के खिलाफ भयंकर रूप से लड़ते हुए देखा था, लेकिन उन अंधकार दानव सेनाओं से लड़ने से पहले स्वरा स्पष्ट रूप से पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी। विराट यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि स्वरा जैसी शीर्ष विशेषज्ञ को इतना बुरा कौन घायल कर सकता था। विराट, तुम अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर स्वरा ने उसकी ओर देखा और कुछ भ्रमित होकर पूछा। कुछ समय पहले कंटक महाद्वीप पर मैंने नवम विपत्ति लोक के एक अंधकार दानव को पकड़ा था। उसकी यादों से मैंने उसे अंधकार दानव सेना का नेतृत्व करते हुए आपको घेरने और मारने का दृश्य देखा था वरिष्ठ, इसलिए मैं इस बारे में काफी उत्सुक हूं। विराट ने सच कहा। कंटक महाद्वीप? यह सुनकर स्वरा हैरान रह गई।
उसने विराट की ओर देखा और भ्रमित होकर पूछा, तुम कंटक महाद्वीप कब गए? बस पिछले महीने, विराट ने जवाब दिया। फिर उसने स्वरा को कंटक महाद्वीप की स्थिति के बारे में बताया। क्षितिज की यादों में अंधकार दानव वंश के खिलाफ स्वरा की लड़ाई देखने के बाद से विराट के मन में स्वरा के लिए बहुत सम्मान और गहरी श्रद्धा थी। अनंत परम मीनार के रहस्य को छोड़कर, जिसे वह स्वरा को नहीं बता सकता था, वह उससे और कुछ नहीं छिपाना चाहता था। विराट की बातें सुनने के बाद स्वरा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और प्रशंसा के साथ कहा, शाबाश लड़के, तुमने बिना कोई आवाज किए कंटक महाद्वीप जीत लिया। यह अद्भुत है। वरिष्ठ, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। आपकी तुलना में मेरी उपलब्धियां नगण्य हैं। विराट ने विनम्रता से कहा। ये सिर्फ दिखावटी विनम्रता के शब्द नहीं थे, वह सच में अपने दिल में ऐसा मानता था। स्वरा जैसी शीर्ष विशेषज्ञ की तुलना में उसकी उपलब्धियां पूरी तरह से नगण्य थीं। अकेले स्वरा ने कंटक महाद्वीप पर इतने वर्षों तक कहर बरपाने वाले विराट की तुलना में कहीं अधिक अंधकार दानवों का सफाया कर दिया था। इसके अलावा स्वरा ने केवल अंधकार दानव जाति के शीर्ष विशेषज्ञों को ही मारा था। कंटक महाद्वीप पर उसकी छोटी सी उपलब्धियां स्वरा की उपलब्धियों की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। बच्चे, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एक अंधकार दानव क्षेत्र को चुपचाप अपने कब्जे में लेना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी उपलब्धियां पहले से ही काफी उल्लेखनीय हैं। स्वरा ने उसका कंधा थपथपाया। वैसे वरिष्ठ, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपको इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं। आपकी ताकत के साथ आपको इस तरह कौन घायल कर सकता है? विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए पूछा। यह एक लंबी कहानी है। स्वरा ने अंधकार दानव वंश के क्षेत्र की दिशा में देखा और कहा, मुझे शक्तिशाली अंधकार दानवों के एक समूह ने घेर लिया था। 7 नवम स्तर के अमरलोक के योद्धाओं और 15 अष्टम स्तर के अमरलोक के योद्धाओं को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वरिष्ठ, आप सच में अद्भुत हैं। आपने वास्तव में अकेले इतने शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के सदस्यों का सामना करने का साहस किया। स्वरा की बातें सुनकर विराट प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। विराट को वास्तव में क्षितिज की यादों से स्वरा द्वारा 7 नवम स्तर के अमरलोक के योद्धाओं और 15 अष्टम स्तर के अमरलोक के योद्धाओं को मारने के बारे में पता चल गया था। हालांकि अंधकार दानव वंश के भीतर क्षितिज का स्तर अभी भी बहुत कम था और उसे जो जानकारी पता थी वह इसी तक सीमित थी। बाकी किसी भी चीज के बारे में क्षितिज अनजान था। विराट, क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विराट की बातें सुनकर स्वरा ने उसकी ओर देखा और संदेह से पूछा। विराट हैरान रह गया। वरिष्ठ, अकेले इतने शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के सदस्यों से लड़ना, ऐसा साहस और ताकत मेरी समझ से परे है। मैं भला आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूं? आपने ऐसा क्यों सोचा? विराट ने स्वरा की ओर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि इस महिला को क्यों लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। साहस मेरे पैर की जूती, स्वरा ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले इतने शक्तिशाली अंधकार दानवों से लड़ना चाहती थी? ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। अंधकार दानवों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था और मेरे पास एक आत्मघाती चाल का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उस तरीके का इस्तेमाल उन अंधकार दानव कमीनों के साथ मरने के इरादे से किया था, लेकिन शुक्र है मैं किसी तरह लड़ते हुए बाहर निकलने में कामयाब रही। उसे इतने भयानक हमले में जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से इसने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया, जिससे वह लड़ते हुए बाहर निकलने में सफल रही। जिन अंधकार दानवों ने उस पर हमला किया था वे या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उस लड़ाई में उसे जो चोटें आईं वे बहुत ही गंभीर थीं। उसने एक आत्मघाती तरीका इस्तेमाल किया, शक्ति के लिए अपनी जीवन क्षमता और साधना की नींव को दांव पर लगा दिया, जिससे उसकी साधना और शरीर को घातक नुकसान हुआ। उस लड़ाई में उसे लगी गंभीर चोटों के साथ मिलकर हालांकि वह अंततः लड़ते हुए बाहर निकल आई, लेकिन उसके घाव लाइलाज होने तय थे। अगर वह बच भी जाती तो वह अनिवार्य रूप से अपाहिज हो जाती। सौभाग्य से उसकी मुलाकात विराट से हुई और उसने उसे बचा लिया। विराट के चमत्कारी संसाधनों की मदद से न केवल उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे, बल्कि उसकी साधना भी धीरे धीरे वापस आने लगी। इतना ही नहीं, इस रिकवरी प्रक्रिया ने उसकी साधना की नींव को भी फिर से बनाया, जिससे वह और भी मजबूत हो गई और उसकी साधना की क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गई। यहां तक कि अब भी स्वरा यह नहीं समझ पा रही है कि कैसे विराट ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। इसके अलावा उसने उसकी साधना की नींव की भी मरम्मत की। प्राचीन दिव्य चाय और उन प्राचीन महाद्वीप के पेड़ अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे। भुना हुआ दिव्य मांस होने के बावजूद वह उसे उस स्थिति में नहीं बचा पाता। प्राचीन दिव्य चाय, प्राचीन महाद्वीप के पेड़ और भुने हुए दिव्य मांस का प्रभाव उसके बचाए जाने के बाद ही हुआ। इसलिए इस लड़के के पास जरूर कोई और बड़ा राज छिपा है। हालांकि स्वरा विराट के राज के बारे में बहुत उत्सुक थी। वह बता सकती थी कि विराट इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रख रहा था और नहीं चाहता था कि उसे पता चले। इसलिए उसने विराट को बताने के लिए मजबूर नहीं किया। आखिरकार विराट ने उसकी जान बचाई थी और उस पर जीवन रक्षक एहसान था। वह उपकार का बदला दुश्मनी से नहीं दे सकती थी। तो वरिष्ठ पर अंधकार दानव वंश ने घात लगाकर हमला किया था। यही कारण है कि आप अकेले इतने शक्तिशाली अंधकार दानवों से लड़ी। मुझे लगा कि वरिष्ठ ने जानबूझकर लड़ने के लिए इतने सारे अंधकार दानवों की तलाश की थी। स्वरा की बातें सुनकर विराट ने कुछ अजीबोगरीब ढंग से कहा। हालांकि उसने क्षितिज की यादों से बहुत सारी जानकारी सीखी थी, लेकिन क्षितिज को खुद इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए विराट को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं ऐसा आत्मघाती काम क्यों करूंगी? स्वरा ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा। स्वरा की बातें सुनकर विराट खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया। यह महिला इतनी जिद्दी है, कौन जानता है कि वह ऐसा कुछ करेगी या नहीं। हालांकि विराट की ऐसा सोचने की हिम्मत सिर्फ अपने मन में ही थी और जोर से कहने की हिम्मत नहीं थी, वरना इस महिला के स्वभाव को जानते हुए उसे शक था कि वह उसे मार ही डालेगी। वरिष्ठ, आप अंधकार दानव वंश के इतने शक्तिशाली घात में कैसे फंसी? विराट ने स्वरा की ओर देखा और दबाव डालना जारी रखा। शुरू में मुझे भी लगा कि यह एक इत्तेफाक था, लेकिन जब पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर आते ही मुझ पर दोबारा हमला हुआ तो मुझे पता चल गया कि यह सब जानबूझकर किसी ने पर्दे के पीछे से रचा था। स्वरा ने दांत पीसते हुए कहा। अगर मुझे पता चल गया कि किस कमीने ने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या वरिष्ठ को किसी पर शक नहीं है? विराट ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरे पास अभी कोई सुराग नहीं है। स्वरा ने अपना सिर हिलाया। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने विराट की ओर देखा और कहा, इसलिए मुझे इस मामले की जांच करने में तुम्हारी मदद चाहिए। स्वरा की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। उसने कड़वे चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ, क्या आपके पास चुनने के लिए कोई और नहीं है? आपको मुझसे ही क्यों पूछना है? मेरे छोटे से शरीर के साथ मैं ऐसे तूफान का सामना कैसे कर सकता हूं? मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। स्वरा ने उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा केवल तुम्हारे जैसा चालाक इंसान ही उन धोखेबाज बूढ़ी लोमड़ियों से निपट सकता है।
अगर कोई और होता तो जांच करना तो दूर, वे शायद कोई सुराग मिलने से पहले ही उन बूढ़ी लोमड़ियों द्वारा निगल लिए जाते। वरिष्ठ, क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं भी उन बूढ़ी लोमड़ियों द्वारा निगल लिया जाऊंगा? विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए निशब्द होकर कहा। विराट, मुझे अभी भी तुम पर बहुत भरोसा है। स्वरा ने अपना हाथ विराट के कंधे पर रखा, उसकी खूबसूरत आंखें उस पर टिकी थीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आस्तीन में इतने सारे हथकंडे हैं, कौन जानता है कि किसे धोखा दिया जाएगा। शायद वे बूढ़ी लोमड़ियां तुम्हारे द्वारा बेची जाएंगी और फिर भी तुम्हारे लिए पैसे गिन रही होंगी। वरिष्ठ, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं, मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विराट ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। यह चुड़ैल क्या बकवास कर रही है? वह एक सीधा साधा और सम्मानजनक आदमी उसके शब्दों में इतना बदनाम हो गया था। जब वह उससे कुछ करवाना चाहती है तो वह एक अच्छी बात भी नहीं कह सकती। विराट स्वरा के प्रति नाराजगी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। ठीक है, अब और मना मत करो। तो यह तय रहा। स्वरा ने विराट के मना करने के प्रयासों को नजरअंदाज किया, उसे फिर से कंधे पर थपथपाया और एक अचूक लहजे में कहा, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो, जब मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगी तो तुम्हें बता दूंगी। यह कहने के बाद स्वरा वहां नहीं रुकी। एक झटके के साथ वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई। स्वरा को जाते हुए देखकर विराट चिढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। इस महिला ने सच में खुद को नहीं रोका, उसे आदेश देना कितना स्वाभाविक था। नाग, बाहर आओ। स्वरा के जाने के तुरंत बाद विराट चिल्लाया। विराट, तुम्हें क्या चाहिए? विराट की आवाज सुनकर नीले वस्त्र पहने वह लड़का अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से जल्दी से बाहर भागा और विराट से पूछा, तुम मूर्ख, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि स्वरा मेरे आसपास घूम रही है? विराट ने उसके माथे पर उंगली मारते हुए गुस्से में कहा। यह महिला स्वरा इतने लंबे समय से उसके साथ थी और इस मूर्ख ने उसे एक भी चेतावनी नहीं दी थी जिससे स्वरा उसके रहस्यों को पूरी तरह से देख सके। विराट, तुमने अनंत परम मीनार को बाहर नहीं निकाला तो उस महिला का तुम्हारे साथ होने में क्या बड़ी बात है? माथे पर उंगली खाने के बाद नीले वस्त्र पहने उस लड़के ने अपना सिर रगड़ा और अन्यायपूर्ण भाव से कहा, इसके अलावा तुमने मुझे पहले बाहर नहीं आने दिया, न ही तुमने मुझे तुम्हारे आसपास नजर रखने को कहा। उस महिला ने अदृश्य तकनीक का इस्तेमाल किया। पहरे पर रहे बिना मैं उसे कैसे ढूंढ सकता था? आखिरकार यह विराट की अपनी गलती थी कि उसने उस महिला को अदृश्य तकनीक सिखाने की जिद की थी। अदृश्य तकनीक की आड़ में उस महिला के ठिकाने का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। वह बिना पहरेदारी के स्वरा के आने पर भी ध्यान नहीं दे पाया था। स्वरा की ताकत पहले ही बहुत अधिक थी और अदृश्य तकनीक के साथ उसकी हरकतें बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थीं। नीले वस्त्र वाले लड़के की बातें सुनकर विराट निशब्द हो गया। चूंकि उसने इस दौरान अनंत परम मीनार को बाहर नहीं निकाला था या साधना के लिए इसके दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उसने नीले वस्त्र वाले लड़के को अपने बगल में पहरे पर नहीं रखा था। विराट के विचार में अनंत परम मीनार को छोड़कर एक ऐसा रहस्य जिसे वह स्वरा को पता नहीं लगने दे सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे अन्य चीजों के बारे में पता चले या नहीं। क्षितिज की आत्मा की खोज करने और क्षितिज की यादों से अंधकार दानव सेना के खिलाफ स्वरा की लड़ाई के बारे में जानने के बाद से स्वरा पर विराट का भरोसा काफी बढ़ गया था। स्वरा के प्रति उसकी सावधानी और सतर्कता पहले की तुलना में बहुत कम थी। यही कारण था कि वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि स्वरा चुपचाप उसके पास आ गई थी। हम्फ, वैसे भी यह तुम्हारे कर्तव्य की लापरवाही है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। विराट ने नीले वस्त्र वाले लड़के को घूरा और ठंडी सांस ली। हालांकि विराट जानता था कि नीले वस्त्र वाले लड़के की बात में दम है, लेकिन अपनी गलती मानना बिल्कुल नामुमकिन था। विराट की बातें सुनकर नीले वस्त्र वाला लड़का बहुत निराश हुआ। यह विराट कितना अनुचित था। अगर यह पहले की बात होती तो वह इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करता और विराट के साथ अंत तक बहस करता। लेकिन अब उसे विराट से काफी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिक प्राप्त हुए थे और एक उपकारी होने के नाते उसमें उसका विरोध करने का ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। अगर उसने विराट को नाराज किया और विराट ने गुस्से में आकर उसके अमर दिव्य स्फटिक की आपूर्ति बंद कर दी तो वह भयानक होगा। इसलिए वह केवल चुपचाप विराट की डांट सह सकता था। स्वरा के विघ्न डालने के कारण विराट ने अपनी यात्रा की गति का परीक्षण जारी रखने में रुचि खो दी। फिर वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया, पश्चिमी महाद्वीप के दानवनाशक नगर में अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए। इस बार स्वरा को विराट पर फिर से छुपकर हमला करने से रोकने के लिए हरे वस्त्र वाले युवा लड़के ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह विराट के कमरे के बाहर लेटा रहा, उसकी रक्षा करते हुए और विराट को स्वरा पर गुस्सा करने और फिर से उसके लिए परेशानी खड़ी करने से रोकते हुए। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महाकौशल महाद्वीप, नीलिमाया मंडप। हाँ, बेवकूफ बाघ के युद्ध के गुण फिर से इतने बढ़ गए। इस बेवकूफ बाघ ने इस बार क्या किया? जब नीलिमा अपने पहचान टोकन के साथ युद्ध गुण सूची की जांच कर रही थी तो उसे अचानक पता चला कि शार्दुल के युद्ध गुण काफी बढ़ गए हैं, पूरे 100 खरब। अब शार्दुल के युद्ध गुण 130 खरब तक बढ़ गए थे, जो फिर से उससे आगे निकल गए। हाँ, ये सच है। बेवकूफ बाघ के युद्ध गुण अचानक इतने कैसे बढ़ गए? ये सुनकर माया ने भी जांच करने के लिए जल्दी से अपना पहचान टोकन निकाला। जरूर, उसने देखा कि शार्दुल के युद्ध गुण 100 खरब बढ़ गए थे, जो एक बार फिर युद्ध गुण सूची में पहले स्थान पर आ गया। यह देखकर माया भी काफी हैरान थी। चलो माया, चलो जल्दी से वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। नीलिमा अपनी जगह से कूद पड़ी और माया की ओर मुड़ी। तुरंत वे दोनों स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। उन्हें विराट मिला और उन्होंने उससे इस मामले के बारे में पूछताछ की। जल्द ही उन्हें पूरी कहानी पता चल गई। पता चला कि बेवकूफ बाघ ने कपाल कबीले के सरदार क्षितिज को पकड़ लिया था और इस तरह उसे 100 खरब युद्ध गुण प्राप्त हुए थे। विराट, हर बार जब ऐसी कोई अच्छी चीज होती है तो तुम यह सब बेवकूफ बाघ को दे देते हो और मुझे कभी नहीं देते। नीलिमा ने विराट की ओर देखा और बड़ी असंतोष के साथ कहा, बेवकूफ चिड़िया, क्षितिज नवम विपत्ति लोक का एक अंधकार दानव है, क्या तुम यह काम पूरा भी कर सकती हो? विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा। विराट की बातें सुनकर नीलिमा तुरंत चुप हो गई। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह नवम विपत्ति लोक के एक अंधकार दानव को हरा सकती है। माया के साथ मिलकर वे एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम थे, जो पहले से ही काफी प्रभावशाली था। एक नवम विपत्ति लोक के अंधकार दानव को जिंदा पकड़ने की तो बात ही छोड़िए। इसमें क्या बड़ी बात है? यह सिर्फ 100 खरब युद्ध गुण है। अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो मेरे पास इस बेवकूफ बाघ को पछाड़ने के अपने तरीके हैं। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और खर्राटे लिए। उसके साथ ही वह वहां नहीं रुकी, माया को पकड़कर भाग गई। विराट ने उनकी जाती हुई आकृतियों की ओर देखा, लेकिन उनके साथ परेशान नहीं हुआ, अपनी एकांत साधना जारी रखी। हालांकि वह छोटी बेवकूफ चिड़िया थोड़ी मंदबुद्धि थी, लेकिन वह जानती थी कि उचित व्यवहार कैसे करना है, इसलिए उसके कोई परेशानी खड़ी करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। नीलिमा, अब हम क्या करें?
माया ने नीलिमा की ओर देखते हुए पूछा। यह सिर्फ 100 खरब युद्ध गुण है, वह आसान है। देवयानी को बस पंचम विपत्ति गोलियों का एक और जत्था बेच दो। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। फिर उसने रूहानी को ढूंढा और उससे पंचम विपत्ति गोलियों का एक जत्था प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में युद्ध गुणों का उपयोग किया। जुबैदा की शिष्या के रूप में रूहानी के लिए पंचम विपत्ति गोलियां प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। वह उसकी सहायता करने के बहाने जुबैदा के औषधि कक्ष में गई और उसके लिए काम किया। जुबैदा का पक्ष जीतने के बाद उसने बस पूछा और 20 पंचम विपत्ति गोलियां आसानी से मिल गईं। ये गोलियां जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ थीं, जुबैदा के लिए महत्वहीन थीं। जैसे जैसे पंचम विपत्ति गोलियां बनाने में उसका कौशल सुधरा और विराट द्वारा उसके लिए स्थापित किए गए नए औषधि निर्माण व्यूह की मदद से उसकी निर्माण गति तेजी से बढ़ी। वह अब एक ही दिन में पंचम विपत्ति गोलियों का एक जत्था बना सकती थी। 20 गोलियों में उसे सिर्फ 2 दिन लगे। जुबैदा अपनी सबसे छोटी शिष्या रूहानी से बहुत प्यार करती थी। रूहानी के उसे खुश रखने के साथ न केवल 20 गोलियां बल्कि 100 पंचम विपत्ति गोलियां भी कोई समस्या नहीं थीं। रूहानी, मैं षष्ठम विपत्ति गोलियां बनाना शुरू करने वाली हूं। अगर तुम खाली हो तो क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकती हो? रूहानी ने अभी अभी प्राप्त की गई पंचम विपत्ति गोलियां नीलिमा को सौंपी थीं और जुबैदा के औषधि कक्ष में लौट आई थी जब उसने जुबैदा को यह कहते हुए सुना। ठीक है गुरुजी, मैं हाल ही में खाली हूं। जुबैदा की बातें सुनकर रूहानी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। उसने अभी अभी नीलिमा के साथ अपने लेन देन से बड़ी मात्रा में युद्ध गुण अर्जित किए थे और वह इस अवसर के लिए उत्सुक थी। अपने गुरु को गोलियां बनाने में मदद करना। क्या होगा अगर उसका गुरु अच्छे मूड में हो और उसे 100 या 200 पंचम विपत्ति गोलियां दे दे? क्या वह उसके लिए एक बड़ी जीत नहीं होगी? इसलिए इस समय रूहानी इस मामले को लेकर अत्यंत उत्साही थी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महल। महारानी, ये वो चतुर्थ विपत्ति गोलियां हैं। तो मूड में हो और उसे 100 या 200 पंचम विपत्ति गोलियां दे दे? क्या वह उसके लिए एक बड़ी जीत नहीं होगी? इसलिए इस समय रूहानी इस मामले को लेकर अत्यंत उत्साही थी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महल। महारानी, ये वो चतुर्थ विपत्ति गोलियां हैं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से प्राप्त की है। एल्डर देवकी ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे स्वामिनी सुलोचना को सौंप दी। इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों को संप्रदाय के भीतर बेहतर प्रदर्शन करने वाली शिष्याओं में बांट दो, इन्हें मुझे मत दो। स्वामिनी सुलोचना ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। पिछले कुछ महीनों में देवयानी द्वारा दी गई पंचम विपत्ति गोलियों को लेने के बाद न केवल उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि उसकी साधना में भी काफी सुधार हुआ था। जी महारानी, एल्डर देवकी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। यह अफसोस की बात है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पंचम विपत्ति गोलियां पेश नहीं करता है। अगर उनके लिए कोई नीलामी होती तो वह बहुत अच्छा होता। स्वामिनी सुलोचना ने आह भरी। उन पंचम विपत्ति गोलियों को लेने के बाद उन्होंने उनके चमत्कारी प्रभावों की गहराई से सराहना की। अगर उसके पास बड़ी संख्या में पंचम विपत्ति गोलियां हो सकती हैं तो 10 साल के भीतर अर्ध अमर लोक में प्रवेश करना असंभव नहीं हो सकता है। पंचम विपत्ति गोलियों के लाभों का अनुभव करने के बाद उन्होंने चतुर्थ विपत्ति गोलियां भी ली थीं। हालांकि चतुर्थ विपत्ति गोलियों का स्तर अभी भी बहुत कम था। हालांकि उनका उस पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन यह पंचम विपत्ति गोलियों के प्रभाव से कहीं कम महत्वपूर्ण था। यदि वह दैनिक साधना संसाधनों के रूप में इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों का उपयोग करती तो यह बहुत खर्चीला होता। यहां तक कि उनके रहस्यमयी कन्या महल के संसाधनों के साथ भी यह इतनी बर्बादी का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ चतुर्थ विपत्ति गोलियों का सेवन करने के बाद स्वामिनी सुलोचना ने साधना के लिए उनका उपयोग करना बंद कर दिया और इसके बजाय संप्रदाय के भीतर कुछ उत्कृष्ट शिष्याओं का पोषण करने के लिए उनका उपयोग किया। गुरुजी, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। जब स्वामिनी सुलोचना एल्डर देवकी से बात कर रही थी तभी एक आकृति अचानक मुख्य कक्ष के बाहर से अंदर आई। देवयानी, क्या बात है? तुम इतनी खुश क्यों हो? स्वामिनी सुलोचना ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उन्होंने आकृति को अंदर आते देखा। अंदर आने वाली आकृति कोई और नहीं बल्कि देवयानी थी, जो रहस्यमयी कन्या महल की युवा महारानी थी। गुरुजी, नीलिमा ने अभी मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि उसके पास 20 पंचम विपत्ति गोलियां हैं और पूछा कि क्या मुझे वे चाहिए। देवयानी ने उत्साह से कहा। पंचम विपत्ति गोलियों के लाभों का अनुभव करने के बाद वह उनके महत्व को अच्छी तरह जानती थी। क्या 20 पंचम विपत्ति गोलियां? देवयानी की बातें सुनकर स्वामिनी सुलोचना अब और शांत नहीं रह सकी और अचानक खड़ी हो गई। देवयानी, नीलिमा से तुरंत संपर्क करो। इन 20 पंचम विपत्ति गोलियों को किसी भी कीमत पर हासिल करो। स्वामिनी सुलोचना ने देवयानी से उत्साहपूर्वक कहा। जी गुरुजी, देवयानी ने जल्दी से सिर हिलाया। तुरंत उसने नीलिमा से संपर्क करने के लिए अपना संचार टोकन निकाला और अपना अनुरोध व्यक्त किया। स्वामिनी सुलोचना ने देवयानी को रहस्यमयी कन्या महल के खजाने से बड़ी मात्रा में महाविपत्ति स्फटिक दिए और उसे नीलिमा से पंचम विपत्ति गोलियां खरीदने का निर्देश दिया। देवयानी ने इन महाविपत्ति स्फटिकों को लिया और नीलिमा के साथ लेन देन पूरा करने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग के माध्यम से महाकौशल महाद्वीप की यात्रा की। इस बार देवयानी ने नीलिमा से 20 पंचम विपत्ति गोलियां 2 लाख महाविपत्ति स्फटिकों में खरीदी। नीलिमा, अगर भविष्य में तुम्हारे पास और कोई गोलियां हो तो मुझे तुरंत बताना। लेन देन पूरा होने के बाद देवयानी ने नीलिमा से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। महारानी देवयानी, कृपया आश्वस्त रहें, जैसे ही मेरे पास ये पंचम विपत्ति गोलियां होंगी मैं आपसे तुरंत संपर्क करूंगी। उसने इस सौदे से पूरे 40 लाख महाविपत्ति स्फटिक कमाए थे। आपको ऐसा अमीर व्यक्ति कहां मिल सकता है? उसे स्वाभाविक रूप से ऐसी मोटी मुर्गी को संजोना पड़ा। देवयानी के साथ लेन देन पूरा करने के बाद नीलिमा वहां नहीं रुकी और युद्ध गुणों के लिए नए हासिल किए गए महाविपत्ति स्फटिकों का आदान प्रदान करने के लिए माया के साथ तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई। आदान प्रदान के बाद नीलिमा के युद्ध गुण तुरंत 520 खरब के खगोलीय आंकड़े तक बढ़ गए। यहां तक कि शार्दुल भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। नीलिमा खजाना विभाग के युद्ध गुण भवन में आई और अपने नाम के बाद युद्ध गुणों की खगोलीय संख्या को देखकर अत्यंत गर्व महसूस कर रही थी। बेवकूफ बाग, देखते हैं कि इस बार तुम मुझे युद्ध गुणों में कैसे पछाड़ते हो। हा 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 हा। नीलिमा के बढ़ते युद्ध गुणों की खबर तेजी से शार्दुल के कानों तक पहुंची।
हालांकि इस बार शार्दुल ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे युद्ध गुणों के मामले में छोटी बेवकूफ से आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि यह लगन से साधना में डूबा रहा। क्षितिज को पकड़ने के बाद शार्दुल ने एक बात गहराई से समझी, पर्याप्त ताकत के साथ युद्ध के गुण स्वाभाविक रूप से नहीं आएंगे। भले ही इसके युद्ध के गुण अस्थायी रूप से छोटी बेवकूफ से पीछे रह गए हों, अवसर मिलने पर यह छोटी बेवकूफ को फिर से पछाड़ देगा। जब तक यह अर्ध अमर लोक में एक अंधकार दानव को मारता है, इसके युद्ध के गुण तुरंत छोटी बेवकूफ को फिर से कुचल देंगे। सप्तखड्ग अमर भवन। धमाका धमाका धमाका। पहाड़ों और जंगलों में एक अत्यंत भयंकर लड़ाई छिड़ गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार लिए हुए एक महिला के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था, जो दरवाजे के आकार की एक लंबी तलवार चला रही थी। यह महिला छोटी थी, फिर भी वह एक विशाल तलवार चला रही थी जो एक दरवाजे के पैनल जितनी बड़ी थी। तलवार का विशाल आकार उसके छोटे फ्रेम के विपरीत था। धमाका। वे दोनों फिर से टकराए और श्वेत वस्त्रधारी विराट उस महिला की तलवार से सैकड़ों मील दूर उड़ गया। हवा में अपना संतुलन वापस पाते हुए विराट ने उस छोटी महिला की ओर देखा और चिल्लाया, दीक्षा जी, क्या असीम ताकत है। विराट ने उस छोटी महिला को पहचान लिया। वह दीक्षा थी, अमर खड्ग संप्रदाय की योद्धा, जिसका श्रुति के साथ लगभग टकराव हो गया था। हालांकि वह छोटी थी, यह महिला असाधारण शक्ति रखती थी। उसे अलौकिक शक्ति रखने वाली के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुद्ध शक्ति के मामले में वह नक्श से कई गुना बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाजुक फ्रेम के भीतर एक खूंखार जानवर छिपा हो। लड़के, तुम आखिर हो कौन? एकमात्र चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा, फिर भी तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत है। दीक्षा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए उत्सुकता भरे चेहरे के साथ पूछा। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली को गुमनाम नहीं होना चाहिए, तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? वह वास्तव में इस युवक के बारे में उत्सुक थी। इतनी भयानक शक्ति रखने वाला एकमात्र चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा, यहां तक कि उसके सबसे प्रशंसित वरिष्ठ भाई युगांत भी शायद चतुर्थ विपत्ति लोक में इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। इतना शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, और उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह सच में अजीब था। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। यह सामान्य है कि दीक्षा जी ने मेरे बारे में नहीं सुना है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दुष्ट, तुम कभी सच नहीं बोलते। तुम पीटे जाने के लायक हो। यह सुनकर दीक्षा चिढ़ने से खुद को नहीं रोक पाई, यह मानते हुए कि श्वेत वस्त्रधारी विराट जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। वह आगे बढ़ी, श्वेत वस्त्रधारी विराट पर फिर से झपटी, अपनी विशाल दरवाजे के आकार की तलवार को उस पर नीचे की ओर घुमाते हुए। यह देखकर विराट ने हमले का सामना करने के लिए लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया। झन, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। दीक्षा की तलवार की चपेट में आकर विराट फिर से हवा में उड़ गया। शुद्ध शक्ति के मामले में वह इस छोटी महिला का मुकाबला नहीं कर सकता था। झन झन झन, दोनों एक बार फिर भयंकर रूप से टकराए। हजारों बार के बाद भी कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। अरे लड़के, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाला भाला मेरा है। मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहती, दीक्षा ने लड़ते हुए विराट से कहा। उनकी तीव्र लड़ाई का मुख्य कारण पहाड़ों में एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाले भाले के लिए उनका संघर्ष था। यह जरूरी नहीं है कि सच हो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। दीक्षा जी, कृपया जल्दी से चली जाइए और मैं इसे जाने दे सकता हूं। यह नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र भाला जादुई खजाना अभी भी मेरा है। तुम दुष्ट, मैं सच में तुमसे लड़ने नहीं जा रही थी और मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरना चाहती थी। इतने जिद्दी मत बनो। विराट की बातें सुनकर दीक्षा गुस्से में जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने देखा कि यह लड़का मात्र चतुर्थ विपत्ति लोक की साधना के साथ वास्तव में इतनी भयानक शक्ति रखता है, इसलिए वह वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। केवल यह उम्मीद कर रही थी कि वह उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन कौन जानता था कि यह लड़का इतना कृतज्ञ होगा। उस पर नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र भाला जादुई खजाना लेने की जिद कर रहा था। इससे दीक्षा काफी चिढ़ गई। यह तो बस ऐसा ही है कि मैंने भी अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। अगर दीक्षा जी हार मानने को तैयार नहीं है, तो मुझे डर है कि मुझे दीक्षा जी को अपनी असली क्षमताएं दिखानी होंगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, डींगे मारना। विराट की बातें सुनकर दीक्षा ने उपहास किया। अगर तुम इतने ही सक्षम हो तो मुझे अपना असली कौशल दिखाओ। उसे बस इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि विराट की आस्तीन में कोई और तरकीब है। उसने जो देखा था उससे इस लड़के की खौफनाक युद्ध शक्ति पहले से ही आश्चर्यजनक थी। अगर यह उसकी असली ताकत नहीं थी तो यह बस बहुत ही अविश्वसनीय था। तो फिर ध्यान से देखिए दीक्षा जी, विराट ने एक तलवार का इशारा किया। एक स्पष्ट चीख निकाली और एक विचार के साथ उसके चारों ओर दसियों हजार लंबी तलवारें तुरंत दिखाई दी। उसके दिव्य नियंत्रण में इन लंबी तलवारों ने एक भयानक तलवार व्यूह बनाया जिसने दीक्षा को घेर लिया। उसी समय विराट ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया, अपनी तलवार से दीक्षा की ओर वार किया। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अभी तक दिव्य पंख तलवार व्यूह के चतुर्थ स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार वाले जादुई खजाने को पूरा नहीं किया था, फिर भी यह अधूरा तलवार व्यूह उसकी लोकाकाश महाविकास तलवार कला के साथ मिलकर एक भयानक खतरा पैदा कर सकता था। श्वेत वस्त्रधारी विराट की दो परम तकनीकों के एक साथ हमले के तहत दीक्षा कुछ पल के लिए अभिभूत हो गई। शाबाश लड़के, तुम्हारे पास वास्तव में ऐसे तरीके हैं, दीक्षा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के हमलों को रोकते हुए आश्चर्य में चिल्लाया। थोड़ी देर बाद दीक्षा ने बार बार चिल्लाकर कहा, रुको रुको रुको, मैं अब और नहीं लड़ रही हूं। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट की दो परम तकनीकों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सकी। दीक्षा की चीखें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत रुक गया, उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, दीक्षा जी, अब आप क्या कहती हैं? उसने दीक्षा के प्रति कोई खास दुश्मनी नहीं रखी। हालांकि यह महिला अक्खड़ और उग्र थी, कुल मिलाकर वह नेक और ईमानदार थी, दुर्जय की तरह कोई खलनायिका नहीं। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसने नक्श के साथ किया था, जो जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था अगर वह पीछे हट गई। तुम जीत गए, दीक्षा ने उसे घूरते हुए कहा। मैं इस नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी, तुम इसे ले सकते हो। इसके साथ दीक्षा गायब हो गई। यह लड़का बहुत शक्तिशाली था। वह सामान्य तरीकों का उपयोग करके उसे नहीं हरा सकती थी। केवल अपने शक्तिशाली त्रुप के पत्ते का उपयोग करके ही वह उसे हराने का मौका पा सकती थी। लेकिन इस लड़के से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और जीवन और मृत्यु के संघर्ष में इस तरह के त्रुप के पत्ते का उपयोग करना उचित नहीं था। यह एकमात्र नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के लिए इसके लायक नहीं था। जबकि नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र बाहर अत्यंत मूल्यवान खजाने थे, वे सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर कुछ खास नहीं थे। सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के बाद से 10 वर्षों से अधिक समय में उसने 3 से अधिक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे।
एकमात्र नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दीक्षा की जाती हुई आकृति को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। यह महिला, उसका व्यक्तित्व काफी प्यारा था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। विराट के अष्टम विपत्ति लोक वाले पुतला अवतार की सेना ने लोहित कबीले पर हमले के दौरान भारी नुकसान उठाया था और बाद में लोहित की बची हुई सेना के साथ विलय के बाद भी उनकी कुल शक्ति केवल 5 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी। कपाल कबीले के